तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब यदि बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में डिफरेंस आपसे पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सॉलिड मतलब डेफिनेटली जिसके पास एक सर्टेन शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्चुअली में फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड जो होगा उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में ले लो उसका शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस जो होती है उसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में आप ले लोगे उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम माना जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें बेसिकली ये डिफरेंस है। सॉलिड के पास फिक्स शेप भी होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और गैस के पास ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब क्वेश्चन उठता है नेक्स्ट, यदि मैं आपसे बोलूं फ्लूइड्स, व्हाट इज फ्लूइड? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उनको अपन बोलते हैं फ्लूइड। मतलब लिक्विड भी फ्लो करता है और गैसेस भी फ्लो करती हैं, इसलिए दोनों के क्या मानते हैं? फ्लूइड। तो इसके एग्जाम्पल हैं लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट बच्चों बात होती थ्रस्ट की। थ्रस्ट एक्चुअली में फोर्स को ही थ्रस्ट में यूज करते हैं। जब किसी बॉडी के ऊपर अपन नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, तो उसको थ्रस्ट बोलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है और इसके इस सरफेस पर आप नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों मुझे बताना है आपको प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट बोलने से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है, थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल फोर्स हो जाता है। तो जैसे ये मान लीजिए ब्लॉक है, इसका ये एरिया ए है और ए एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? एफ अपॉन ए। अब इसी को हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये हो जाता है। तो एक्चुअल में F भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स है। ये फोर्स A एरिया पर है और ये फोर्स यूनिट एरिया पर। तो फोर्स पर यूनिट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। आप जिस चीज के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे मान लीजिए ऐसा स्फीयर है, आप ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स को फोर्स ना बोलकर आप थ्रस्ट बोल सकते हैं। तो थ्रस्ट कुछ नहीं है एक्चुअली में, नॉर्मल फोर्स है। जब आप फॉर्मूला बता रहे हो, यदि ए को, एरिया को आप 1 कर देंगे, कितने एरिया पर? 1 पर, P इज इक्वल टू F। मतलब यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर। मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है प्रेशर? तो डेफिनेटली ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। जो थर्ड में आपको प्रेशर जो है यदि वो डिस्कस कर रहा हूं, तो मैंने फॉर्मूला बताया है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सेकेंड पॉइंट होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस 2, एरिया L स्क्वायर, एक L कैंसिल, M L माइनस 1 T माइनस 2। यूनिट
इन सीजीएस सिस्टम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन एसआई सिस्टम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी बातें प्रेशर से रिलेटेड हो गई हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट यदि मैं डिस्कस करना चाहता हूं सर टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट फ्लूइड स्टैटिक्स एंड सेकंड फ्लूइड डायनामिक्स। जब आप स्टेशनरी फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, जैसे पॉन्ड में, तालाब में, वेल में, कुएं में जो वाटर है, किसी टैंक में भरा हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है, जब ऐसे फ्लूइड के ऊपर आप डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। लेकिन जब हम फ्लोइंग वाटर पर, फ्लोइंग लिक्विड पर, जैसे रिवर फ्लो करती है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, जो सी वाटर है वो भी रुका हुआ वाटर है, सी वाटर फ्लोइंग वाटर नहीं है भाई। रिवर कहां से कहां फ्लो करती है? माउंटेन टू सी ना, हाई लेवल टू लो लेवल। इसका मतलब सी किस पर है? लो लेवल पर। और कहां फ्लो करेगा? वो जो आपको थोड़ा बहुत पानी बहता हुआ दिखता है ना, वेव्स, वो एनर्जी है। वो क्या होती है वेव्स, वो अपन डिस्कस करेंगे वेव्स चैप्टर में। वो फ्लोइंग वाटर नहीं है। यदि फ्लो करता रहता सी वाटर तो अभी तक तो पूरी अर्थ डूब जाती। रिवर वाटर फ्लोइंग वाटर है। तो जब आप स्टेशनरी वाटर, सी के ऊपर, सी वाटर से रिलेटेड, सी लिक्विड के ऊपर, वाटर के ऊपर, या वेल में, कुएं में पानी भरा हुआ है, या किसी टैंक में पानी भरा हुआ है, पॉन्ड में पानी भरा हुआ, उसके ऊपर जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। लेकिन जब रिवर वाटर के ऊपर स्टडी करेंगे, फ्लोइंग वाटर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो केवल ये आपको एक नॉलेज होना चाहिए बस, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बच्चों, फ्लूइड प्रेशर। तो यदि आपको मालूम है, यदि कंटेनर में आप फ्लूइड भरते हैं तो फ्लूइड भी क्या करेगा, कंटेनर के सरफेस पर फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा। ये जो थ्रस्ट होता है पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लूइड प्रेशर। तो जैसा अपन ने प्रेशर डिस्कस किया वैसे ही है एक्चुअल में हो जाएगा फ्लूइड प्रेशर। बस अब प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? फ्लूइड। तो थ्रस्ट अप्लाइड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी जो टर्म्स में बता रहा हूं आपको, 6 पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब हम लोग किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को किससे कंपेयर करते हैं? वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे तुम लोग के एग्जाम में मार्क्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम है, आपको मान लीजिए फिजिक्स में 47 मार्क्स मिले, और आपने जाके पापा को बताया कि पापा पेपर चेक हो गया और मेरे को 47 मार्क्स मिले। तो पता चला पापा ने 2 तमाचे मार दिए कि बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, 47 मिले। पिटने के बाद आपने बताया कि पापा मेरे तो हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो पापा ने बोला इतने हाईएस्ट, इतने कम? तो आपने बताया नहीं पापा 50 के रिस्पेक्ट में। तब उनको समझ में आया कि अच्छा तुम्हारे बहुत मार्क्स हैं, क्योंकि वो तो जनरली किससे, 100 से कंपेयर कर रहे थे, तो 100 के रिस्पेक्ट में उनको लगा काफ़ी कम है। जब तुमने उनको बताया कि नहीं नहीं 50 के रिस्पेक्ट में है, तब उन्होंने बोला अच्छा शाबाश, हमको पहले क्यों नहीं बताया? तब तक तो आप पिट चुके हो। तो यदि 100 के रिस्पेक्ट में आप बोलते हैं 97, दूसरा कोई बोलता 100 के रिस्पेक्ट में उसके 92, किसी के 89, तो एकदम समझ में आ जाता है कि इसका मतलब किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। कंपेयर हो रहा है ना।
आउट ऑफ 100 एक स्टूडेंट को 97 मिल रहे हैं, एक को 93 मिल रहे हैं, एक को 89 मिल रहे हैं। वैसे ये रिलेटिव डेंसिटी है। किसी लिक्विड की डेंसिटी आप किससे कंपेयर कर रहे हो? वाटर से। वाटर की डेंसिटी बच्चों होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब यदि एक वाटर टैंक ले लें अपन 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, क्यूब बन गया। उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 1 मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ भी 1 मीटर बता रहा हूं, ब्रेड भी मैं 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो उसमें जो आप वाटर डालोगे और जब पूरा भर जाएगा तो जो वाटर का मास होगा वो कितना होता है? 1000 kg। 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि एक छोटा सा क्यूब आप इमेजिन करें, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड और 1 सेंटीमीटर हाइट, छोटा सा, उसके अंदर वाटर भर देंगे, उसका मास कितना आएगा? 1 ग्राम। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि मैं बोलता रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी सबसे ज्यादा होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब ये kg पर मीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। 10⁻³ भी क्या हो गया? कैंसिल। तो केवल क्या बचा? 13.6। मतलब मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी कहलाएगी? 13.6। इसका मतलब यह हुआ कि जो मर्क्यूरी है वो वाटर के कंपेयर में कितने टाइम्स हैवियर होता है? 13.6 टाइम्स। इसका मतलब एक ग्लास पानी आप भर दें और उसका आप मास निकाल लें, फिर उस ग्लास को खाली कर लें और उसमें उतना ही मर्क्यूरी फिल कर दें, सेम वॉल्यूम है। अब जो आप देखने मिलेगा मर्क्यूरी का जो भी मास आएगा वो जो वाटर का मास था उससे कितने टाइम्स ज्यादा रहेगा? 13.6 टाइम्स। तो रिलेटिव डेंसिटी से अपन को यह समझ में आता है किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 2 है, इसका मतलब वाटर के कंपेयर कैसा है? 2 टाइम्स हैवियर है। समझ में आ रही है बात? तो रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कभी भी रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए प्योर रेशियो है। न्यूमरेटर की जो यूनिट होगी वही डिनोमिनेटर की होगी, यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इसलिए केवल वैल्यू आती है। तो रिलेटिव डेंसिटी, मेरे ख्याल से मेरी बातें आप समझ रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, in a confined liquid pressure is equally transmitted in all direction। अब ये confined liquid का मतलब क्या होता है? मतलब confined liquid का मतलब लिक्विड ऐसे क्लोज कंटेनर में, मतलब फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए ये इस तरीके से कंटेनर है और आपने इसमें यहां पर वाटर फिल किया हुआ है और यहां पर मान लीजिए कुछ वॉशर वगैरह लगाया और यहां से आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो यदि इसमें यदि इस तरीके से छोटी छोटी सेम क्रॉस सेक्शन की ट्यूब यदि आप इंसर्ट कर दें तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा जैसे आप यहां प्रेशर लगाएंगे तो यहां से वाटर निकलेगा, इससे भी वाटर निकलेगा और वो सेम हाइट तक जाएगा, सेम हाइट तक। इसका मतलब ये जो प्रेशर है ये इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है ऑल डायरेक्शन में। ऐसी जितनी भी ट्यूब रहेंगी सब में, 2 लगाई है, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5, सब में वाटर कहां तक जाएगा? सेम हाइट तक जाएगा। तो जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शन। यदि अपन इसी को बुक की लैंग्वेज में बोले तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड at rest in a closed container, then there is an equal increase in pressure at every other point in the fluid and walls of the container। अब बच्चों ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पास्कल्स लॉ।
एग्जाम में आता है राइट पास्कल्स लॉ एंड प्रूव इट। तो नेक्स्ट अपन को देखना है इसका प्रूफ। पास्कल्स लॉ जो है उसको अपन को प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक कंटेनर में लिक्विड, और इसी में इमेजिन करना पड़ेगा आपको एक प्रिज्म। इस तरीके से राइट एंगल प्रिज्म जो है वो आप इमेजिन कीजिए, जो इसी लिक्विड का बना हुआ है और यहां पर है। स्वाभाविक है कि लिक्विड कंटेनर के अंदर है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, और ये प्रिज्म जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो भी इसी लिक्विड का बना हुआ इमेजिनरी है। तो स्वाभाविक है इसमें इस तरीके से एक फेस ये दिख रहा है आपको, एक फेस ये दिख रहा है, और एक ये इंक्लाइंड फेस दिख रहा है। यहां से फोर्स लग रहा होगा F1, यहां से फोर्स लग रहा होगा F2, और यहां से फोर्स लग रहा होगा F3। ऐसा आप इमेजिन कीजिएगा। ये एंगल जो है वो सपोज थीटा। तो बच्चों यदि ये पॉइंट है जहां से आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, फोर्स मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट बोला है, इसका मतलब फोर्स कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। तो फिर यदि आप इस पॉइंट पे लगा रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से यदि आप एक इस सरफेस के पैरेलल लाइन देखें तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। मैंने कई बार प्रूफ किया है, आपको जरूरत भी पड़ती है, एक बार और प्रूफ कर देता हूं। ये थीटा है, यह हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन के बीच का। यदि आप इसकी परपेंडिकुलर ले लें और इसकी परपेंडिकुलर ले लें तो यह एंगल भी थीटा ही होगा। आप मत मानिए, आप एक्स ले लीजिए, चलिए एक्स ले लीजिए, इसको आप इसको एक्स लीजिए, इसको 90 हो गया, ये एंगल ले लीजिए, ये सपोज y। तो आपको क्लियर है यहां पर कि x प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल बन रहा ना, ये ट्रायंगल पे तीनों इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 180। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्लियर दिख रहा है, यहां पर ये y दिख रहा है, ये ऐसा मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है, 90। तो आप देखिए इस लाइन के लिए y प्लस 90 प्लस थीटा, y प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 बोलेंगे आप, क्योंकि कभी भी किसी लाइन के लिए बात करते तो पूरा एंगल कितना होगा, 180। अब उसमें से y की वैल्यू आप देखिए सब्स्टिट्यूट करके 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। 90 90 180 कैंसिल। इसका मतलब है ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू थीटा जाएगा। मतलब मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि यदि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर ये और इसकी परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होता है। यदि ये x हो, ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा। तो यहां भी ऐसी बात है, मैंने यह हॉरिजॉन्टल लिया और ये इंक्लाइंड, इनके बीच का एंगल थीटा लिया। आपको क्लियर दिख रहा है, इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये लिया है ना, ये परपेंडिकुलर, और इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर ये फोर्स है। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। जब ये थीटा आपको समझा रहा हूं तो आप जरा देखिए, डायग्राम से एकदम क्लियर हो रहा है आपको। यहां पर इस पॉइंट पर यदि इस पॉइंट पर देखें तो एक ये फोर्स लग रहा है F3, ये थीटा है,
तो यदि ये F3 है और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये F3 का डायरेक्शन हो गया। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? F3 cos थीटा। ये F3 फोर्स है ना बच्चों, F3 है, तो F3 का ये कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? F3 cos थीटा। और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा, इसको क्या बोलोगे आप? F3 sin थीटा। मतलब इस पॉइंट पर ये बात करें तो इस F3 की वजह से इसको रिजॉल्व करने से दो कंपोनेंट निकल रहे हैं अपन को, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड निकल रहा है और एक कंपोनेंट ऐसा निकल रहा है। तो अपने को F3 से मतलब ही नहीं है, इसकी जगह पर लिख दिया अपन ने F3 sin थीटा और इसकी जगह लिख दिया F3 cos थीटा। ये F3 का जो एक कंपोनेंट ऐसा वर्क कर रहा है और एक डाउनवर्ड, जबकि आप देखिए लेफ्ट साइड से जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? F1 लग रहा है। ये लिक्विड तो फ्लो नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में आप क्या बोलेंगे यहां पर? इक्विलिब्रियम स्टेट में आप बोलेंगे F1 इज इक्वल टू ऑफ F3 sin थीटा। ये F1 को कौन बैलेंस कर रहा है? F3 sin थीटा। और F2 को कौन बैलेंस कर रहा है? F3 cos थीटा। तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू क्या होगा? F3 cos थीटा। तो अभी फिलहाल मैंने यहां पर जो फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर लिया है। मैंने अज्यूम करवाया आपसे कि मान लीजिए यहां पर फोर्स लग रहा है F1, ये F2 और ये F3, तो इनको मैंने रिजॉल्व करवा लिया है। अब जरा आप देखिए इस फर्स्ट फेज पर जो प्रेशर पड़ रहा है P1, तो P1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? F1 अपॉन एरिया। अब एरिया के लिए मान लीजिए ये जो है इसको मान लीजिए आप, इस लेंथ को मान लीजिए A, इसको B और इस साइड को C। तो जो इस सरफेस पर फोर्स लग रहा है उसका एरिया क्या बोलोगे आप? B इंटू सी। रेक्टेंगल है ना, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी दिख रही? C और ये B, तो एरिया कितना होगा? BC। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर क्या लिखोगे? B इंटू ऑफ C, B इंटू C। अब यदि मैं बोलता हूं यहां पर प्रेशर P2, तो P2 इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? F2 अपॉन इस सरफेस का एरिया, और इस सरफेस का एरिया आपको कितना दिख रहा है? ये कितना दिख रहा है? A, और ये कितना दिख रहा है? B। तो इसका एरिया कितना हो गया? AB, A इंटू B। यहां से जो मैं बोल रहा हूं ये जो प्रेशर फोर्स की वजह से प्रेशर लगेगा, सपोज बोलना है P3, तो P3 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया में आप देखिए आपको ये साइड दिख रही है, ये साइड यदि ये B है तो ये भी B होगी, और ये कितना होगा? तो ये A है, ये C है, तो ये कितना होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम रूट ओवर A स्क्वायर प्लस, तो आप बोलोगे B इंटू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना? ये हो गया। अब बच्चों यदि मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, तो यदि मान लीजिए मैंने ये किया हुआ है, यहां पर P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू, P3 तो अपने पास है ही, तो P1 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए 1 बोल देता हूं, इसको मान लीजिए 2 बोल देता हूं, इसको मान लीजिए 3 बोल देता हूं, इसको 4 और इसको 5। तो बाय 1 and 3, बाय 1 and 3 P1 इज इक्वल टू, F1 की जगह वैल्यू रख दीजिए, कितना जाएगा? F3 sin थीटा अपॉन BC, इतना आ जाएगा। अब आप देखें इसको, तो P1 इज इक्वल टू साइन थीटा, इस ट्रायंगल में ये साइन थीटा है, थीटा, तो साइन थीटा क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ये जो अपन ने निकाला था ये कितना था, √a² प्लस c²। तो क्या बोलेंगे आप, F3 अपॉन BC इंटू ऑफ साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, C अपॉन √a² प्लस c², ये बोलेंगे आप, बोलेंगे। अब यहां पर आप देखें तो CC क्या हो गया, कैंसिल। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, F3 अपॉन B इंटू √a² प्लस c²। ये P1 की वैल्यू आ गई, उतनी ही आ गई जितनी P3 की वैल्यू है। ऐसे आप देखिए बाय 3 and 2, बाय 3 and 2, तो 3 क्या है, सॉरी बाय 4 and 2, 4 and 2, 4 and 2, तो P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन, तो F2 की वैल्यू यहां से रख दीजिएगा, F3 cos थीटा अपॉन क्या है, AB। अब P2 इज इक्वल टू F3 अपॉन AB इंटू cos थीटा बताओ यहां पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है A, हाइपोटेन्यूज कितना है, तो बेस अपॉन √a² प्लस c²। फिर से देखिए a क्या हो गया, कैंसिल। P2 की वैल्यू क्या आ गई है, F3 अपॉन B इंटू √a² प्लस c², सेम आ गई है। तो आप यहां पर भी देखिए, 5th को, 6 को देखिए, 7 को देखिए, तीनों वैल्यू सेम है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाय 5th, 6th एंड 7th P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू ऑफ P3। प्रूफ हो गया भाई, जो वैल्यू P1 की है वही वैल्यू किसकी, P2 की है, वही वैल्यू किसकी है, P3 की। मतलब हमने प्रूफ किया है कि इसका मतलब है जो प्रेशर होता है फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड में, स्टेशनरी मतलब जो फ्लो नहीं कर रहा है फ्लूइड, उसमें हर पॉइंट पर प्रेशर कैसा होता है, इक्वल होता है। कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इजी कर देता हूं मैं इसको। तो आपने जो साइड्स ली है वो A ली है, ये B ली है, हाइट C ली है, और इसको भी आप जो है ना D ले लो, चलो इसको D ले लो। क्या ले लो आप, A B C, और ये जो इंक्लाइंड है लेंथ उसको D ले लो। अब यदि मैं यहां पर क्वेश्चन करता आपसे P1, तो आप क्या बोलते हैं, F1 अपॉन BC, P2 क्या बोलते हैं, F2 अपॉन AB। लेकिन जब P3 बोलता मैं, प्रेशर P3, तो आपको मान लो ये सरफेस पर फोर्स लग रहा है, तो क्या बोलते हैं आप, F3 अपॉन एरिया, इसका एरिया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, B, और ये कितना दिख रहा है, D। तो आप यहां पर B इंटू D लिख देते, इसको क्या लिख देते, इसको B इंटू D, ऐसा लिख देते। अब यहां पर जब वैल्यू रख रहा था तो ये F3 अपॉन BC इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, C अपॉन D लिख देते। यहां साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख देते, C अपॉन D, ऐसा लिख देते। तो कुल मिलाकर क्या आ जाता, F3 अपॉन BD आ जाता है ना। यहां पर बाय 4 and 2, 4 और 2 से यदि बात करते तो P2 इज इक्वल टू ये हो जाता। जब वैल्यू लिखते हैं यहां पर cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब A अपॉन D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A अपॉन D, तो A कैंसिल हो जाता, और फिर से क्या बचता है यहां पर, F3 अपॉन BD, एक ही बात है। तो कुल मिलाकर आप 5th को देखिए, फर्स्ट 6 को देखिए, P1 कितना है, F3 अपॉन BD, P2 को देखिए F3 अपॉन BD, P3 देखिए F3 अपॉन BD। इसका मतलब ये तीनों कैसे आ गए, इक्वल। तो जैसे आपने यहां पर हाइपोटेन्यूज निकाला था, उसको ना निकाल कर यदि अपन अज्यूम कर लेते सपोज D, तो थोड़ा सा और आपका इजी फॉर्म में रहता। तो नेक्स्ट बच्चों हमको पढ़ना चाहिए हाइड्रोलिक लिफ्ट।
ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, दिस लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी बॉडीज। जनरली बच्चे वो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इसका यूज करते हैं, कार वगैरह को लिफ्ट अप करने के लिए, ऊपर नीचे ले जाने के लिए। ये पास्कल्स लॉ पर वर्क करती है। जो फोर्स लगाया जाता है, ऐसा टैंक बनाया जाता है नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। इसमें एक ये जो ट्यूब दिख रही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखा जाता है, और दूसरा जो साइड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा करा जाता है। यहां पर वॉशर लगा देते हैं, पूरा पिस्टन, इस पर हैवी बॉडीज को रख देते हैं। कार वगैरह को यदि उठाना है तो जो भी हैवी बॉडी को यहां रखते हैं, और यहां से हम लोग प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर की कारण क्या लगता है? थ्रस्ट। जब प्रेशर लगाओगे तो क्या लगेगा? थ्रस्ट। वही प्रेशर यहां ट्रांसमिट होगा बाय पास्कल्स लॉ, क्योंकि क्लोज कंटेनर है। कैसा लिक्विड है? कन्फाइंड, क्लोज्ड। जितना प्रेशर लगाओगे वही तो ट्रांसमिट होगा। तो इसका मतलब है प्रेशर P1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2। ये कैसे? बाय पास्कल्स लॉ, बाय पास्कल्स लॉ। पास्कल जी ने क्या बोला था? पास्कल जी ने बोला था कि यदि क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड है तो जितना प्रेशर आप एक जगह से अप्लाई करेंगे वही प्रेशर ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो आपने प्रेशर एक जगह से लगा रहे हो और ट्रांसमिट भी एक ही जगह से ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसका मतलब जितना प्रेशर लगाओगे वही तो ट्रांसफर होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। उसको प्रूफ करके बताया था। तो P1 इज इक्वल टू P2 होता है। इसका मतलब हम यहां जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वही प्रेशर इस पिस्टन पर ट्रांसमिट होगा बाय पास्कल्स लॉ। लेकिन प्रेशर तो आपको पता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, F1 अपॉन A1, और यहां पर जाएगा F2 अपॉन A2। अब आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, F2 डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा। आप देखिए इस फॉर्मूले में आपने कैसा टैंक बनाया है। इस X का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा रखा है? कम। और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिख रहा? ज्यादा। मतलब क्लियर दिख रहा है A1 कम है किससे? A2 से। तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से। मतलब F1 जो है वो लेस होगा F2 से। मतलब आप यहां पर कम फोर्स अप्लाई करेंगे और बदले में यहां कैसा फोर्स मिलेगा? ज्यादा फोर्स। ज्यादा फोर्स से क्या उठा लोगे आप? हैवी बॉडीज को। तो जो प्रेशर हम यहां लगाते हैं वो प्रेशर उतना ही ट्रांसफर होता है, लेकिन यहां कम फोर्स लगाते हो, बदले में क्या मिलता है? ज्यादा फोर्स। क्यों? क्योंकि यहां का एरिया हमने कम रखा और यहां का एरिया ज्यादा रखा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो वर्क करती है। कम फोर्स से हम ज्यादा फोर्स ट्रांसफर कर देते हैं, हैवी बॉडीज को क्या कर देते हैं? इजीली लिफ्ट अप कर लेते हैं। यह है बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट। कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल्स लॉ। यह इसी को बोल लीजिए वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ में जाते तो प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए एक ऐसा कंटेनर इमेजिन कीजिए और इसके अंदर ऐसा लिक्विड। अब आपने ये लिक्विड तो लिया है, साथ ही साथ एक सिलेंडर भी इमेजिन कीजिए, जो सिलेंडर इसी लिक्विड का बना हुआ है। सेम इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन करना है आपको। अब आपको मालूम है चूंकि ये स्टेशनरी लिक्विड है, लिक्विड तो फ्लो नहीं कर रहा। जब लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा तो सिलेंडर भी नहीं फ्लो कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। मतलब अभी इस सिलेंडर के ऊपर नेट फोर्स जीरो है।
मान लीजिए इसके इस टॉप पर फोर्स लग रहा है F1, इस सिलेंडर का जो वेट है वो सपोज W डाउनवर्ड, और इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो सपोज F2 अपवर्ड, तभी तो बैलेंस रहेगा भाई। टोटल डाउनवर्ड फोर्स को टोटल अपवर्ड फोर्स क्या करेगा, कैंसिल, तभी तो कोई बॉडी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। जब हमको मालूम है कि हमने कन्फाइंड लिक्विड लिया है, क्लोज कंटेनर के अंदर लिया है, लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो हम सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं वो भी तो इक्विलिब्रियम में हुआ। अब इक्विलिब्रियम में इसका मतलब इस पर सिलेंडर पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब हम लोग बोलेंगे F1 प्लस वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फोर्स F2, क्योंकि ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया, ये अपवर्ड फोर्स। अब यदि हम ये फोर्स बोल रहे हैं F1 और मान लीजिए सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज A, तो यहां का एरिया A है तो ये भी एरिया A ही होगा, सिलेंडर है तो। हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये F1 की जगह क्या लिख सकते हो, P1 इंटू ए प्लस वेट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वेट कितना होगा, तो डेफिनेटली आप वेट के लिए बोलोगे mg इज इक्वल टू ऑफ F2 की जगह क्या लिख सकते हो, P इंटू ए, तो P2 इंटू ए प्रेशर एट दिस पॉइंट इंटू एरिया। अब आप देखिए तो आपको राइट हैंड साइड वाले को मैं लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूं, तो P2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया, P1 इंटू ए प्लस M इंटू ऑफ जी। राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड। अब यदि हम उनका P2 इंटू ए इज इक्वल टू P1 इंटू ए प्लस मास क्या होता है बच्चों, इस सिलेंडर का मास कितना बोलोगे, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ऑफ जी। इसका मतलब P2 इंटू ए इज इक्वल टू P1 इंटू ए प्लस D इंटू वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इंटू हाइट h। तो क्या लोगे वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू हाइट इंटू ऑफ जी। तो अब ये एरिया जो है वो कांस्टेंट होकर कॉमन निकल आएगा, कैंसिल हो जाएगा। P2 इज इक्वल टू क्या बचा, P1 प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे, h इंटू डी इंटू जी। इसका मतलब है कि यदि इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होना चाहिए, P1 प्लस h इंटू डी इंटू जी। इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए सपोज ये क्लोज कंटेनर है और यदि मैं बोलूं यहां पर कि ये सरफेस पर प्रेशर है P1, तो इससे H1 डेप्थ पर, यहां पर ये जो डेप्थ है मान लीजिए कितनी है H1, तो इस डेप्थ पर प्रेशर कितना होना चाहिए, सपोज P2, तो P2 की वैल्यू कितनी बोलोगे आप, P1 प्लस H1 इंटू डी इंटू जी। यहां प्रेशर P3 कितना बोलोगे आप, तो मान लीजिए डेप्थ जो है वो बढ़ गई H2 है, तो P3 इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, P1 प्लस ये डेप्थ H2 इंटू डी इंटू जी। आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी H की वैल्यू बढ़ने से ये प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और जब इसमें ऐड करोगे तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब यदि हम लोग कन्फाइंड लिक्विड में, स्टेशनरी लिक्विड में जैसे जैसे डेप्थ पे जाते जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब यदि कोई डाइवर समुद्र में कूदा है तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाता जाएगा प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, ये टॉप लेयर इस लेयर और इसके बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, तो P1 को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चलिए अभी फिलहाल ये जो टॉप सरफेस पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर है और थोड़ी देर के लिए आप जीरो अज्यूम कर लें, चलिए नहीं मानते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर सपोज नहीं है,
तो यदि हम इसको 0 मान ले तो P2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, H इंटू टी इंटू जी। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना डेप्थ बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल्स लॉ, या इसी को बोल सकते हैं अपन वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ।